हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आई होप यू आर डूइंग वेल। आज हम लोग क्या करेंगे, पहले थोड़ा सा रिकैप करेंगे पूरे चैप्टर में हमने क्या क्या देखा। ठीक है, क्योंकि दिस इज इम्पोर्टेंट। आगे बढ़ने से पहले आपको सब कुछ माइंड में फ्रेश होगी कि ये सब कंसेप्ट आगे के जो हम कंसेप्ट देखने वाले हैं उसमें यूज होने वाले हैं। ठीक है, फिर उसके बाद रिकैप के बाद हम लोग कुछ डाउट्स आए मुझे व्हाट्सएप पे, वो सॉल्व करेंगे। ठीक है, डाउट्स के बाद मैंने जो होमवर्क दिया था वो सॉल्व करेंगे एंड देन विल मूव विद आवर फ्रेश कंसेप्ट। ठीक है, तो हमने शुरू किया लॉज ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन में न्यूटन बाबा के बारे में थोड़ा हमने सुना, फिर फोर्सेस के बारे में सुना, टाइप्स ऑफ फोर्सेस देखे, फिर हमने इनर्शिया पढ़ा। ठीक है, इनर्शिया के बाद देन वी सॉ व्हाट इज मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम। फिर हमने पढ़ा कि मोशन क्या होता है, फिर स्टडी ऑफ मोशन कितने प्रकार से किया जाता है, स्टैटिक्स काइनेटिक्स है, उसमें काइनेटिक्स में दो प्रकार है, काइनेमेटिक्स डायनेमिक्स। काइनेमेटिक्स में कॉस कंसिडर नहीं होता है, डायनेमिक्स में कॉस कंसिडर होता है। आपने जो थ्री इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स पढ़े वो शायद आपको याद होंगे। ठीक है, मैं यहाँ लिख लेता हूँ। ठीक है, तो पहला इक्वेशन है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, ये पहला काइनेमेटिक इक्वेशन है। दूसरा है वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। तीसरा है एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, तो ये तीन है काइनेमेटिक इक्वेशन है। ठीक है, थोड़ा अच्छे से बनाते सब। हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें आप देखोगे देर इज नो एक्सप्रेशन ऑफ फोर्स इन्वॉल्व। आपको इसमें कहीं भी एफ नहीं दिखेगा या फिर मास इनटू एक्सेलरेशन ऐसे भी नहीं दिखेगा, सिर्फ एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी है, डिस्प्लेसमेंट है और टाइम है। ठीक है, सो दिस वाज काइनेमेटिक इक्वेशंस। देन वी हैव डायनामिक्स जो हम अभी पढ़ रहे हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशंस में। फिर हमने देखा टाइप्स ऑफ मोशंस देखे हमने तीन, लीनियर मोशन है, सर्कुलर मोशन है, पैराबोलिक मोशन है। फिर हमने देखा एरिस्टोटल पॉलिसी। ठीक है, न्यूटन्स लॉ पढ़ने से पहले हमने कुछ उसका बैकग्राउंड स्टडी किया, एरिस्टोटल्स पॉलिसी देखी, गैलीलियो साहब का करेक्शन देखा उसमें क्या था। फिर हम लोग ने पढ़ा न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, तीन लॉ पढ़े, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ। उसके एग्जाम्पल्स भी काफ़ी सारे देखे। ठीक है, फिर हमने उसके लिमिटेशंस पढ़े। लिमिटेशन में ये दो चीज़ें थी, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और सूडो फोर्स। ये दो अलग से कंसेप्ट हमने देखे। ठीक है, फिर हमने देखा व्हाट इज इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस स्टडी करने के लिए वी सॉ व्हाट इज रिलेटिविटी। ठीक है, रिलेटिविटी देखें, मोशन रिलेटिविटी स्पेसिफिकली, गैलीलियोज रिलेटिविटी, राइट। एंड देन वी सॉ इम्पोर्टेंस ऑफ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, राइट, कि उसको सेपरेटली क्यों मेंशन किया है। ठीक है, सेकेंड लॉ में अगर ये चीज़ बताई गई है तो फिर फर्स्ट लॉ का सिग्निफिकेंस क्या है, ये हमने देखा। तो इनर्शिया इसका बेसिकली सिग्निफिकेंस है। फिर हमने देखा सूडो फोर्स रियल फोर्स क्या होता है, सूडो फोर्स के लिए एग्जांपल भी देखा था, राइट। फिर फ्री बॉडी डायग्राम हमने देखा। टू स्टडी ऑल ऑफ इट यू मस्ट फर्स्ट नो व्हाट इज फ्री बॉडी डायग्राम। ये चीज़ आपको बनानी आनी चाहिए, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, फ्री बॉडी डायग्राम। और एक हमने न्यूमेरिकल किया, क्वेश्चन किया, in which we solved it with inertial frame of reference as well as non inertial frame of reference, मतलब सूडो फोर्स के साथ। ठीक है, फिर फ्री बॉडी डायग्राम हमने देखा कि अलग अलग केसेस में कैसे बनता है, जैसे अगर नॉर्मल रिएक्शन हो तो कैसी आती है नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, उसके लिए हमने न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व किया, राइट। फिर टेंशन हो तो कैसी आती है, तो कैसी बनती है एफपीडी, दिस इज फ्री बॉडी डायग्राम। ओके, तो कैसा बनाया जाता है एफपीडी, ये देखा। फिर स्प्रिंग फोर्स हो, सॉरी इसमें एक मंकी प्रॉब्लम भी हमने देखा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये कंसेप्ट, राइट। एंड देन वी सॉ फॉर द स्प्रिंग फोर्स, ठीक है,
तो स्प्रिंग फोर्स के लिए भी कैसे बनाते हैं हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम, वो भी हमने देखा। और ये फाइनल चेक बॉक्स था, ठीक है। देन वी स्टार्टेड वर्क डन, ठीक है। तो बेसिकली आपको वर्क डन क्या है ये तो पता ही होगा, ये अभी तक समझ गया होगा, इट इज़ वेरी क्लियर। ओके, so then we saw work done with constant force, work done with variable force, right? Variable forces में work done देखा। फिर हमने देखा कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, ठीक है, एंड कंसेप्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, कुछ एग्जांपल्स न्यूमेरिकल्स देखे। फिर हमने देखा पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, ओके, इन दिस कॉन्टेक्स्ट। तो पोटेंशियल एनर्जी का ये फॉर्मूला देखा हमने, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्सेस, ओके, विद अ माइनस साइन, ठीक है। कुछ नोट लिखवाई मैंने आपसे, एक न्यूमेरिकल भी हमने सॉल्व किया क्वेश्चन, राइट। तो यहाँ तक अभी हमने किया, अभी आगे क्या करना है हमें देखते हैं। देखो, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डाउट से, ठीक है। तो देखो, एक स्टूडेंट ने मुझे पूछा था कि, मैं पहले डाउट्स लिखता हूँ। डाउट नंबर 1 कि सर मैथ्स के लिए कौन सी बुक ली जाए, फिजिक्स और मैथ्स के लिए। जैसे मैंने इसमें बताया था, फिजिक्स के लिए H.C. वर्मा यू कैन रेफर, इट इज़ अ वेरी नाइस बुक, ठीक है, सब लोग रेफर करते हैं स्टैंडर्ड। मैथ्स के लिए जनरली लोग रेफर करते हैं R.D. शर्मा, ठीक है। इसके साथ साथ आपका HSC के टेक्स्ट बुक्स भी लो, सो दैट यू कैन कोप अप विथ योर बोर्ड्स, ठीक है। आपको पता चलेगा कि बोर्ड्स में क्या पूछने वाले हैं। और ये बेसिकली आपको आपका बेसिक फिजिक्स अगर बनाना है, 11th 12th के कंसेप्ट, तो ये सब कुछ आपको यहाँ मिल जाएगा। बेसिक मैथ्स के कंसेप्ट यहाँ मिल जाएंगे R.D. शर्मा में, ठीक है। डाउट नंबर 2, सो जस्ट वेट अ सेकेंड, मैं मेरे व्हाट्सएप में देख रहा हूँ कॉन्टैक्ट्स में क्या क्या पूछा था। ओके, हाँ, एक डाउट ये है कि कैन यू प्लीज explain the concept of conservative and non-conservative forces, ठीक है। अगेन, तो ये अभी हम लोग करेंगे, ठीक है। डाउट नंबर 3 था, हाँ, यहाँ पे हमने एक क्वेश्चन किया था जिसमें देखो ऐसा कुछ क्वेश्चन था, ठीक है। और इसमें हमने वर्क डन फाइंड आउट किया था, मैं आपको दिखा रहा हूँ क्वेश्चन पहले, कहाँ गया, हाँ, यहाँ पे। तो इन्होंने मुझसे पूछा है कि ये यहाँ पे अपने कॉस, या फिर कह सकता हूँ कि थीटा को 0 डिग्रीज कैसे लिए। तो ये बेसिकली क्वेश्चन है, तो मैं वही चीज़ लिखता हूँ, पूरा डायग्राम नहीं बनाऊंगा। उन्होंने लिखा है कि सर हाउ डिड यू टेक थीटा इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये थीटा ये वाला थीटा नहीं है, ये वाला एंगल नहीं है, ठीक है। ठीक है, हम लोग देखेंगे क्वेश्चन। और इन्होंने इन्होंने ही, ये क्वेश्चन नंबर 1 है इनका, और एक क्वेश्चन पूछा है कि होमवर्क का 3rd क्वेश्चन, ठीक है, जो भी करेंगे हम लोग, ठीक है। और एक क्वेश्चन मैंने देखा, अच्छा क्वेश्चन था, लेट मी जस्ट सी वेयर इज इट।
क्वेश्चन दिया था, इन्होंने दिस स्टूडेंट वाज रेफरिंग द टेक्स्ट बुक, और टेक्स्ट बुक में इनको ऐसा कुछ पॉइंट मिला, लिखा हुआ एरिस्टोटल्स पॉलिसी में। तो एरिस्टोटल्स पॉलिसी में ऐसा लिखा है, मैं पूरा सेंटेंस लिखता हूँ, ठीक है। ऐसा लिखा है कि इट डिफाइंस मोमेंटम P is equal to mv instead of velocity as the fundamental quantity related to motion, ठीक है। आगे लिखते हैं टेक्स्ट बुक में कि what is changed by a force is the momentum and not necessarily the velocity। ठीक है, ऐसा लिखा है टेक्स्ट बुक में। ये टेक्स्ट बुक की लाइन है जैसे कि जैसे मैंने लिखी है। तो इसमें इनका क्वेश्चन था ऐसे कि देखो ये क्या कहते हैं कि सर चेंज इन मोमेंटम इज इन मोस्ट केसेस शुड बी ड्यू टू चेंज इन वेलोसिटी, देन व्हाई इज इट स्टेटेड लाइक दैट? डज इट मीन दैट मास वेरीज इंस्टेड ऑफ वेलोसिटी? तो इसमें देखो इसका कंक्लूजन पहले मैं ये बता देता हूँ कि जो चार ये जो डाउट्स है इसमें से ये हम लोग पढ़ेंगे वापस, ठीक है। ये भी आई टीच यू व्हेन वी गो अप, मैं वापस रोल अप करूँगा। ये मैं आपको बता देता हूँ इसमें बेसिकली क्या बताया, बेसिकली यही बताया। अब न्यूटन का सेकंड लॉ देख लो, आ गया। देखो ये रहा, न्यूटन का सेकंड लॉ क्या बता रहा है? चेंज इन लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। यही चीज बताई है। एरिस्टोटल गलत था, वेलोसिटी नहीं, इट इज द चेंज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। देखो यहाँ से यहाँ तक इसमें सब कुछ क्लियर हो जाता है। रेट ऑफ चेंज ऑफ momentum is directly proportional to applied force, ठीक है, and not the velocity, ठीक है, and not the velocity, ठीक है। So rate of change of momentum is not directly proportional to velocity but to the applied force, यही चीज बता रहा है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये वाला डाउट तो सॉल्व हो गया, ये वाला भी हो गया। अभी हम लोग चलते थर्ड, ये जो क्वेश्चन है ना इसके तरफ, ठीक है। ये मैं आपको फिगर पे समझाता हूँ कैसे किया। देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो थीटा क्या होता है? थीटा होता है एंगल बिटवीन द फोर्स एंड द, या फिर प्रिसाइसली लिखना है तो ऐसे लिखेंगे, एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो अभी इस एग्जांपल में देखो फोर्स है कौन सी डायरेक्शन में? नीचे की तरफ, ठीक है। डायरेक्शन कौन सी तरफ है?
सॉरी डिस्प्लेसमेंट कौन सी तरफ है, ये भी नीचे की तरफ है, राइट। तो इसमें एंगल कितना है अभी, जीरो। तो इसके लिए कॉस ऑफ जीरो, कॉस ऑफ जीरो कितना होता है, वन होता है। तो वन को लिखने की जरूरत नहीं, एनजीएच आ गया, राइट। सो इट इज सिंपल आई गेस, दिस इज फोर्स की डायरेक्शन एंड दिस इज डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन, ठीक है। सो ओके, सो आई गेस आपका ये डाउट भी क्लियर हो गया होगा। ओके, दिस वन, ठीक है, कि जीरो कैसे लिया हमने। अभी हम लोग पढ़ेंगे व्हाट की कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, वापस पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या देखा, देखो यहाँ से हमने शुरू किया कंजर्वेटिव फोर्स नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, तो ये तो आपने देखा। अभी मैं आपको थोड़े से अलग तरीके से बताऊँ, ठीक है, थोड़ा डिफरेंटली। तो शुरू करते हैं, मैं थोड़ी सी स्पेस बनाता हूँ, ठीक है। कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, ठीक है। तो ये समझने के लिए पहले आपको समझना पड़ेगा कि वर्क डन विथ वेरिएबल फोर्स क्या होता है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ तो क्लियर होनी चाहिए कि वर्क डन विथ वेरिएबल फोर्स क्या होता है, ठीक है। नहीं पता हो तो छोटा सा रिकैप करते हैं, देखो। मान लो कि ये डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, एक्स डायरेक्शन एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे फोर्स है। तो फोर्स जो है ना, ये अगर वेरी होता रहेगा थ्रू आउट द डिस्प्लेसमेंट, मतलब फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, और ग्राफ के अनुसार जाए तो पॉइंट वन टू पॉइंट टू, एक्स वन टू एक्स टू, ठीक है। तो एक्स वन की एक्स टू की, एक्स वन से एक्स टू की तरफ बढ़ रहा है अपना ऑब्जेक्ट, लेकिन in the in the course the force is not constant, it is changing. So in that case the work done is due to varying force, okay. So आप इसमें मत कंफ्यूज होना कि नो कांस्टेंट फोर्स है या वेरिंग फोर्स है, तो कांस्टेंट फोर्स कंजर्वेटिव होता है या नहीं, या फिर वेरिएबल फोर्स नॉन कंजर्वेटिव होता है या कंजर्वेटिव होता है, ठीक है। इसमें मत कंफ्यूज होना। देखो कांस्टेंट फोर्स जो होता है ना, ये हमेशा कंजर्वेटिव फोर्स होता है, ठीक है। तो ये नोट लिख लेना, कांस्टेंट फोर्स इज ऑलवेज कंजर्वेटिव। और वेरिएबल फोर्स का क्या मतलब होता है, इट कीप्स वेरिंग थ्रू आउट द कोर्स ऑफ द वर्क डन, ठीक है। ये होता है वेरिएबल फोर्स, ठीक है। अभी कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होते हैं, पहले तो देखो हम लोग वर्क डन का फॉर्मूला देखते हैं, ठीक है। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स वेक्टर इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो अभी डिस्प्लेसमेंट देखो ऐसा कैरेक्टर है ना, इट डिपेंड्स ओनली ऑन दी इनिशियल एंड फाइनल स्टेट्स, ठीक है। तो एक बार इसका डेफिनेशन भी लिख देते हैं कंजर्वेटिव फोर्सेस का, ठीक है। तो कंजर्वेटिव फोर्स, लेट अस सी, थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। So work done by a force which depends on the initial and final states and not on the part taken. So if the work done is dependent only on initial and final states or position,
independent of the path taken, that force is said to be कंजर्वेटिव। ठीक है, तो अभी इसमें देखो वर्क डन के फॉर्मूला में ये जो है दिस इज डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट पाथ पे डिपेंड करता है क्या? हमने देखा हुआ एग्जांपल याद है कि ये पॉइंट ए से आप बी पे जा रहे हो, ठीक है, तो आप ऐसे ऐसे कुछ भी करके यहाँ पे यहाँ से यहाँ जा रहे हो, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? यही डिस्प्लेसमेंट होगा। पाथ कोई भी ले लो आप, डिस्प्लेसमेंट उतना ही होगा इररिस्पेक्टिव ऑफ द पाथ। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स इज द डिस्प्लेसमेंट। तो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ। ठीक है, एक चीज मैं यहाँ लिखता हूँ, डिस्प्लेसमेंट इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। ठीक है, अभी क्या बचा? फोर्स बचा। ठीक है, तो जिस वर्क डन में फोर्स जो है ये भी अगर इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ हुआ ना, इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ हो गया ना, तो देखो ये क्या हो गया? कंजर्वेटिव। ठीक है, तो ये फोर्स हो गया कंजर्वेटिव। ठीक है, और वर्क डन क्या हो गया? वर्क डन ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, सो आई गेस दिस मच इज क्लियर। फोर्स डिपेंडेंट ऑन पाथ भी हो सकता है, ऐसा ही नहीं कि फोर्स इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ है। फोर्स कैन ऑल्सो बी डिपेंडेंट ऑन दी पाथ। ठीक है, इसके लिए कौन सा एग्जाम्पल देखा था हमने? हमने एग्जाम्पल देखा था कि ये बॉडी है, ठीक है, दिस इज द पोजीशन ए ऑफ द बॉडी एंड ये रेडियस दिया था आर। ठीक है, यहाँ तक बॉडी पहुँचने वाली थी, सेम रेडियस आर, और ये ऐसा सर्कुलर कर्व। ठीक है, ये पोजीशन थी बी। तो हमने देखा था केस 1 में कि अगर फोर्स इज हॉरिजॉन्टल, तो हॉरिजॉन्टल मतलब कोई भी पोजीशन पे रहने दो ये बॉडी को। ठीक है, बॉडी ऑफ मास एम, फोर्स कैसे लगने वाला है? हॉरिजॉन्टल लगने वाला है। ठीक है, सो द वर्क डन विल बी लाइक एफ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कितनी है? आर है। डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू दिस फोर्स कितनी है? आर है। तो कोई भी पोजीशन पे रख दो, फोर्स ऐसे ही लगने वाला है। सो द डिस्प्लेसमेंट ऑन अकाउंट ऑफ दिस फोर्स इज आर। ठीक है, दोनों सेम डायरेक्शन में, इसके लिए कॉस थीटा 0, मतलब कॉस 0 क्या होगा? 1। सो इसके लिए इसका वर्क डन 1 है। लेकिन अगर दूसरे केस में, केस 2 में, like if the force is tangential, तो देखो इसका ग्राफ भी बनाते you know? ठीक है, तो फोर्स क्या है इसमें? हॉरिजॉन्टल है, कांस्टेंट है। डिस्प्लेसमेंट क्या है? दिस पोजीशन एक्स ए एक्स बी, ये डिस्टेंस कितना है? दिस इज आर। हाउ मच इज दिस फोर्स? दिस इज एफ। ठीक है, दिस इज फोर्स, दिस इज डिस्प्लेसमेंट। फोर्स अगेंस्ट डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ है ये। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई है? आर। फोर्स कितना है? एफ। तो वर्क डन कितना हुआ? एफ इंटू आर, ये पूरा एरिया। ठीक है, और केस 2 में, केस 2 में देख लेते हैं। सो इन केस 2 the force applied
is tangential. Now if you see in the figure, इसमें अगर force applied tangential हो, so now it is, this force is very much dependent on which path it takes, right? तो ये path जो है, this is along the circle right now, ठीक है? तो force कैसे होगा? It will be applied like this. इस point पे हो mass, it will be applied in this fashion. इस पे होगा, ये point पे होगा, तो force ऐसे होगा, tangential. मान लो अगर path ये नहीं होता, ठीक है? path mentioned है, मान लो कि path ये नहीं दिया होता, path होता, sorry, tangential, path कुछ उन्होंने ऐसा दिया होता, okay? If the path would have been like this, ठीक है? या फिर path होता, you know, ऐसे, ठीक है? तो force का कर्व भी तो बदल जाता, right? The force would be different. So I'm not drawing the exact curve of the force, but see, जो हमने green pen में लिखा है, this is force, this is displacement. Displacement उतना ही हुआ है r, right? Displacement तो उतना ही है दोनों के लिए, लेकिन the force का कर्व देखो आप. If for the black path, ये जो ब्लैक में मैंने पाथ निकाला है, उसके लिए फोर्स अगर मान लो कुछ ऐसा कर्व होता, ठीक है? और ग्रीन के लिए फोर्स का कर्व क्या हो जाता? फोर्स बढ़ जाता, या फिर कर्व कुछ परहैप्स ऐसा हो जाता. सो इट्स जस्ट हाइपोथेटिकल, मैं बता रहा हूँ. तो मेन चीज आपको समझना ये जरूरी है कि फोर्स अगर द पाथ, इफ पाथ वुड हैव चेंज, तो फोर्स कैसे लगता है? ऐसे ऐसे, टेंजेंशियल ऐसे 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 ऐसे, राइट? सो इट डिपेंड्स ऑन द पाथ नाउ, ठीक है? सो सिंस इट डिपेंड्स ऑन द पाथ, अलग अलग पाथ पे फोर्स का कर्व हमें अलग अलग मिल रहा है. मतलब वर्क डन क्या मिल रहा है? वर्क डन भी हमें अलग मिल रहा है, ठीक है? सो दिस फोर्स, ओके, दिस फोर्स इज नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है? बिकॉज इट इज डिपेंडेंट ऑन पाथ. ओके, सो दिस इज लाइक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है? बिकॉज दिस इज डिपेंडेंट ऑन पाथ, ठीक है? बट दिस फोर्स, आप कैसा भी, ये भी पाथ ले लो, ये भी पाथ ले लो, फोर्स कैसे लगने वाले? हॉरिजॉन्टल लगने वाले, ठीक है? तो फोर्स कांस्टेंट ही है, राइट? सो फोर्स कांस्टेंट है, तो ग्रीन रहे, ये ग्रीन पाथ रहे या ब्लैक पाथ रहे, इट इज गोइंग टू बी द सेम. सो दिस फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स. ओके, डिस्प्लेसमेंट इज गोइंग टू बी द सेम. फोर्स पाथ के हिसाब से अगर चेंज होता है, इफ इट इज डिपेंडेंट ऑन द पाथ, ओके, इफ इट इज डिपेंडेंट ऑन द पाथ, तो ये इनको मैं बॉक्स करता हूँ, ठीक है? इफ इट इज डिपेंडेंट ऑन द पाथ, देन इट इज सेड टू बी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स. बट इफ इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ, ठीक है, देन इट इज सेड टू बी कंजर्वेटिव फोर्स. सो बाय दिस आई होप इट इज क्लियर. इसमें केस 3 भी था, ठीक है? ऊपर हमने देखा है ये एग्जांपल, केस 3 में दिया था फोर्स इज अप्लाइड टुवर्ड्स V, ठीक है? मतलब कोई भी पोजीशन रहने दो इस मास की, यहाँ यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, तो फोर्स विल बी अप्लाइड टुवर्ड्स V. मतलब यहाँ से टुवर्ड्स V, यहाँ से टुवर्ड्स V, यहाँ से टुवर्ड्स V, यहाँ से टुवर्ड्स V. So now if the path is changed, so at this point, this point, this point, this point, the force curve will again change, ठीक है? तो ये फोर्स कर्व इसका भी चेंज हो जाएगा. So this is also a non-conservative force. Okay. So I hope that doubt is also solved कि कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्स जो है, ये जो वापस एक्सप्लेन करने के लिए था.
तो मेरे ख्याल से ये भी अभी सॉल्व हो गया होगा। ठीक है, सो आई गेस वील जस्ट सी पोटेंशियल एनर्जी क्या था। अभी आप लोग अगर कंजर्वेटिव फोर्स नॉन कंजर्वेटिव फोर्स समझ गए हो, सो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी होता है सॉरी, वर्क डन ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्स होता है नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो ये याद रखना, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, दिस इज नॉट एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, सिर्फ यू की वैल्यू नहीं, डेल्टा यू चेंज। आपको ये चीज़ पता है नहीं पता, आई डोंट नो, लेकिन डेल्टा हमेशा इंडिकेट करता है चेंज। चेंज, या फिर आप कह सकते हो मैथमेटिक्स के टर्म्स में डिफरेंस। ठीक है, दो वैल्यूज के बीच में जो डिफरेंस होता है ये इंडिकेट करता है डेल्टा, जनरली ऐसे रेफर करते हैं। ठीक है, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करना है तो वी शुड इक्वेट इट विद द वर्क डन ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्सेस। ठीक है, तो ये पॉइंट्स मैंने कुछ लिखवाए थे कि whenever there is conservative force there is potential energy associated with it, right? And it expresses change in potential energy, not the absolute value of the potential energy delta U। और तीसरी चीज़ ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ग्राउंड की या फिर रेफरेंस की पोटेंशियल एनर्जी ये एब्सोल्यूट वैल्यू, ये चेंज नहीं है, दिस इज एब्सोल्यूट वैल्यू इज जीरो। ठीक है, तो अभी देखो इसमें प्रॉब्लम क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ। ये मैं क्यों, मैंने ये सेकंड पॉइंट जो है ये क्यों स्ट्रेस करके दिया है। देखो क्या होता है, ये क्वेश्चन हमने सॉल्व किया कल। तो कैसे होता है ना, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करके हमें ऐसी आदत हो जाती है कि यू नो डेल्टा यू माइनस ऑफ डेल्टा यू इज इक्वल टू वर्क डन लिखना है हमें। तो इन हेस्ट व्हाट वी डू, हम क्या करते हैं, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, है ना, ये पूरा चीज़ माइनस इक्वल टू माइनस कुछ एम जी एच आता है, तो हम फटाक से कर देते हैं कि हाँ यू फाइनल इज इक्वल टू एम जी एच। ठीक है, ये तो ज़ीरो ही होने वाला है, ये तो ज़ीरो ही होने वाला है। कभी कभी क्या करेंगे ना, ये जो जेई में आपको क्वेश्चन देंगे, एनडीए में क्वेश्चन देंगे, कोई भी कंप्यूटर एग्जाम में क्वेश्चन देंगे, इनको पता है आपकी आदत है कि आप दोनों में से एक पॉइंट को जीरो अज्यूम कर लेते हो, लेकिन हर बार वो जीरो होता नहीं है। ठीक है, ओनली द ग्राउंड, ठीक है, यू रेफरेंस जो है वही इक्वल टू जीरो होता है, हर बार जीरो नहीं होता। जैसे आप मान लो, अगर आपको दिया है कि वर्क डन फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट इज एम जी एच। ठीक है, वर्क डन फ्रॉम लिफ्टिंग बॉल फ्रॉम पोजिशन वन टू पोजिशन बी इज एम जी एच, फ्रॉम वन टू टू इज एम जी एच, ऐसे दिया है। तो आप क्या कर लोगे, हाँ, सो यू टू माइनस यू वन इज इक्वल टू एम जी एच। तो यू वन तो हो गया ज़ीरो, दिस वी डू इन हेस्ट। ठीक है, यू टू इज इक्वल टू एम जी एच, लेकिन क्या ऐसा है? नहीं सर। हाँ, देखो आंसर क्या है, यू टू इज इक्वल टू टू टाइम्स एम जी एच। ठीक है, तो आपको कैसे करना है ये सॉल्व, देखो कैसे करना है ये सॉल्व। आपको दिया है क्या चीज़, वर्क डन फ्रॉम वन टू टू इज एम जी एच। ठीक है, तो आपको पता है, या फिर माइनस एम जी एच। ठीक है, ये अप्रोप्रिएट है, वर्क डन फ्रॉम वन टू टू इज माइनस एम जी एच। तो आप क्या करोगे, यू टू माइनस यू वन इज इक्वल टू एम जी एच। ठीक है, कैसे आया, रुको मैं पूरा डिस्क्रिप्टिव भी लिखता हूँ कि कैसे आया। सो वर्क डन इज इक्वल टू, यही वर्क डन वन टू टू इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा यू। ठीक है, वर्क डन को क्या लिख सकता हूँ मैं, ये माइनस एम जी एच, और डेल्टा यू को क्या लिख सकता हूँ, माइनस ऑफ यू टू माइनस यू वन। ठीक है, क्योंकि ये वर्क डन दिया है फ्रॉम वन टू टू, सो फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है, फाइनल माइनस इनिशियल, ऐसे लिखना होता है। ठीक है, तो ये फिर माइनस माइनस ये कट हो जाएगा साइन। ठीक है,
ठीक है, ये माइनस माइनस दोनों गया, तो क्या बचा, यू टू माइनस यू वन इज इक्वल्स टू एम जी एच। तो अभी यू वन को इक्वल टू ज़ीरो कर देते हैं हम अपनी आदत से, वैसे नहीं करना है क्योंकि यू वन इज़ नॉट यू रेफरेंस। ठीक है, तो अभी कैसे करना है, तो हमें यू वन फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यू वन देखो हमने फाइंड आउट किया है यहाँ पे, यू वन फाइंड आउट करना है इस तरीके से। तो यू वन क्या मिलेगा, एम जी एच। तो ये एम जी एच यहाँ पे डाल दो, तो क्या मिलेगा, यू टू माइनस एम जी एच इक्वल्स टू एम जी एच। तो यू टू की वैल्यू क्या हुई, ये जो माइनस एम जी एच है, दिस विल गो ऑन द अदर साइड एंड व्हाट वी गेट इज एम जी एच प्लस एम जी एच, दैट इज u इज इक्वल टू 2 टाइम्स एम जी एच। ठीक है, सो दिस इज आवर आंसर। ठीक है, तो इसके वजह से मैंने कहा कि हमेशा ये डेल्टा की साइन याद रखना। ठीक है, बिल्कुल कभी अज्यूम मत करना कि हाँ ये तो सिर्फ u2 है क्योंकि u1 जो है u रेफरेंस होता है ये जीरो हो जाता है, ऐसा बिल्कुल मत करना। डेल्टा की साइन हमेशा याद रखना, इट इज डिफरेंस। ठीक है, डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, सो दिस इज टू u2 इज 2 mgh, ये हमें मिल गया, आ गया, हाँ देखो, सो दिस इज टैलिड। ठीक है, सो दैट इज वाई दिस पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये आप मिस्टेक्स करोगे, ये जान के भी आप लोग मिस्टेक्स करने वाले एग्जाम में। ठीक है, सो प्लीज कीप these notes in your mind. ठीक है, एंड आई होप ऑल दी डाउट्स आर क्लियर बाय नाउ। कहाँ गया डाउट, हाँ ये था, तो ये भी हो गया। ठीक है, सो नाउ वील स्टार्ट विथ आवर फ्रेश कंसेप्ट्स। ठीक है, सॉरी फ्रेश कंसेप्ट नहीं, अभी तो होमवर्क क्वेश्चंस बाकी है। ठीक है, तो फिलहाल पहले होमवर्क के क्वेश्चंस कर लेते हैं। 3 क्वेश्चंस मैंने दिए थे आपको। ठीक है, होमवर्क क्वेश्चंस, क्वेश्चन 1 था, एक इंक्लिनेशन था, उसके ऊपर एक ब्लॉक रखा था मास m, उसको मैंने लेबल किया था आई थिंक ए बी सी, और मैंने पूछा था कि वर्क डन बाय ग्रेविटी ऑन द ब्लॉक, ये हमको फाइंड आउट करना था, एंड इट मूव्स फ्रॉम ए टू सी। ठीक है, तो इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, पहले तो देखो इसके ऊपर ग्रेविटी एक्ट कर रही है डाउनवर्ड्स। ठीक है, एम जी, और ये ए बी डिस्टेंस है। ठीक है, इसको तो यहाँ पे एक एंगल दिया था 30 डिग्री। ठीक है, सो नाउ क्या है, वर्क डन है कितना होगा, हमने देखा ये अगर h डिस्टेंस है, हाइट या फिर ए बी डिस्टेंस ले लो जो भी है, सो वर्क डन होगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस थीटा। ये यहाँ पे नहीं होना चाहिए, अगर कॉस थीटा है तो ऊपर कोई वेक्टर की साइन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो फोर्स कितना है एम जी, डिस्टेंस है h, थीटा कितना है, देखो फोर्स भी नीचे की तरफ है और डिस्प्लेसमेंट भी नीचे की तरफ है, तो कॉस थीटा, थीटा अपना ज़ीरो होगा, सो कॉस ऑफ ज़ीरो, सो दिस इज नथिंग बट एम जी एच। ये वर्क डन है। अभी मैंने ये 30 डिग्री दिया तो सबको ऐसे लगा कि इसमें से कुछ वैल्यू आएगी, दिस इज़ नथिंग बट अ डाइवर्जन। ठीक है, आपका सिर्फ टाइम वेस्ट करने के लिए मैंने दिया, इससे कुछ नहीं है। ठीक है, फाइनल आंसर यही है, वर्क डन इज इक्वल टू एम जी एच। तो कोई वैल्यू नहीं आने वाली है अच्छी। तो बहुत लोगों ने कुछ ट्राई किया है यू नो ट्रिग्नोमेट्री यूज़ करने का, बट देर इज़ नो यूज। ठीक है, फाइनल आंसर इज एम जी एच। ओके, फिर दूसरा क्वेश्चन था, दूसरा क्वेश्चन भी ऑलमोस्ट सेम ही था।
से कुछ इंक्लिनेशन था जिसका एंगल था 30 डिग्रीज, एंड दिस वाज अ ब्लॉक ऑफ मास m, ठीक है। और इसका हमें फाइंड आउट करना था, इस क्वेश्चन था कि ड्रॉ दी फ्री बॉडी डायग्राम of the block of mass m, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन था। तो अभी हमें फ्री बॉडी डायग्राम यानी कि FBD ड्रॉ करना है इसका, ऑफ दिस ब्लॉक। तो पहले देखो फोर्सेस इस पे कौन से एक्ट कर रहे हैं। एक तो ये फोर्स है mg, ठीक है। और काफ़ी सारे बच्चों ने फ्रिक्शन फोर्स दिया है इसको इस तरफ, लेकिन मैंने फ्रिक्शन का कोई मेंशन ही नहीं किया। अगर मैंने ऐसे कुछ दिया होता कि कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फॉर द सरफेस और ऑफ द सरफेस इज इक्वल टू 0.3, तो सरफेस पे फ्रिक्शन है, लेकिन ऐसा कोई मेंशन ही नहीं है, तो फ्रिक्शन कुछ लेने की ज़रूरत ही नहीं। देयर इज़ नो नीड ऑफ ड्राइंग द फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। फिलहाल तो ऐसा है, लेकिन अभी देखो दिस इज़ लाइक यू नो मास ऑफ ब्लॉक इज़ लाइक इंक्लाइंड बट द ग्रेविटी फोर्स विल बी एग्जैक्टली वर्टिकल, ठीक है। तो अभी ये जो है इसका जो इंक्लिनेशन है, इफ़ यू सी हाउ मच इज़ दिस, हाउ मच इज़ दिस एंगल, this is also 30 degree, right? See, if the inclination of ground is 30 degree, so the mass will also be tilted from vertical by 30 degree. I hope this is clear, okay? तो अभी इसका FPD बनाएंगे हम लोग, तो ये याद ही रखना, ठीक है। ये जो एंगल होता है वही एंगल यहीं पे होता है, दिस ऑल्सो विल बी 30 डिग्रीज, ठीक है। सो ये मास ऑफ ब्लॉक है, ठीक है, इंक्लाइंड ही बनाते फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। सो इसके सेंटर से ये mg है, ठीक है, और ये 30 डिग्री है, ठीक है। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट इन दिस फ्री बॉडी डायग्राम द कंपोनेंट्स ऑफ द फोर्स। देखो FBD से इंक्लाइंड फोर्स की हम कोई कैलकुलेशन नहीं कर सकते। हमें क्या चाहिए, देखो हम लोग FBD कैसे बनाते थे, जैसे कि एक फोर्स यहाँ है, एक फोर्स यहाँ है, राइट, एक फोर्स यहाँ है, एक फोर्स यहाँ है, या फिर अपोजिट डायरेक्शंस। ऐसा कोई इंक्लाइंड फोर्स अगर आपको मिले ना, तो इसके हमें कंपोनेंट्स फाइंड आउट करने हैं विद दी परपेंडिकुलर्स, ठीक है। मतलब अभी यहाँ पे ऐसा कुछ फोर्स है एंड इफ यू हैव गिवन, लेट मी मेक इट, ऐसा कोई फोर्स है और इसका हमें इंक्लिनेशन दिया है 60 डिग्रीज, ठीक है। तो क्या करना है हमें, देखो तो ये फोर्स है, इससे तो हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, यहाँ पे तो हम लोग न्यूटन्स लॉ अप्लाई करने से रहे, क्योंकि न्यूटन्स लॉ में क्या था, समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस इज इक्वल्स टू 0 अगर रेस्ट पे तो, या फिर इज इक्वल टू ma, ठीक है। ma ले लेते हैं, चलो मान लो मोशन में इज इक्वल टू ma, या फिर समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस इज इक्वल्स टू ma। कोई इंक्लाइंड फोर्सेस है नहीं इसमें, तो हमें हर कोई इंक्लाइंड फोर्स को कन्वर्ट करना है वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल फोर्सेस में। तो फिर क्या करना पड़ेगा हमें, we'll have to find out something which is called as components of forces, ठीक है। तो पहले इस फिगर में कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर हम लोग यहाँ पे जाएंगे, ठीक है। पहले इस पे कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर यहाँ पे इजी होगा, ठीक है।
तो देखो, दो पार्टीशन बनाते हैं पहले, ठीक है। तो फर्स्ट फाइंड आउट करेंगे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ओके। लेट्स मेक सम स्पेस। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो ये 60 डिग्री है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मतलब अलोंग दिस लाइन, ठीक है। वर्टिकल कंपोनेंट मतलब अलोंग दिस लाइन। सो दिस इज हॉरिजॉन्टल फोर्स and this is vertical force. So you have to find out this in terms of F and theta, ठीक है। तो कैसे होगा, देखो अभी ये लाइंस जो है ना, विल एक्सटेंड दिस बैकवर्ड्स, ठीक है। ये फोर्स को हमने ऐसे एक्सटेंड कर लिया, ये जो है इसको नीचे एक्सटेंड करेंगे, सॉरी एक्सटेंड नहीं करेंगे, व्हाट विल डू इज ये जो फोर्स है ना, वर्टिकल फोर्स, ओके, यहाँ से शिफ्ट करके हम लोग यहाँ रखेंगे इसको, ठीक है, ऐसे, ओके, फॉर कैलकुलेशन, ठीक है। यहाँ से शिफ्ट करके यहाँ रखेंगे। सो अभी क्या बन गया ये ट्रायंगल। नाउ इफ यू सी वी अप्लाई ट्रिग्नोमेट्री हियर, तो cos थीटा क्या होगा, cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, राइट। सो एडजेसेंट साइड कौन सी है, एडजेसेंट साइड ये है, ठीक है। वर्टिकल फोर्स, सॉरी हॉरिजॉन्टल फोर्स एफ एच अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज क्या है अपना, एफ, राइट, एफ है, ये एफ एच है और ये एफ वी है, ठीक है। ये याद रखो, ये एफ है, एफ वी है, और ये लाइन क्या है, एफ एच। तो यही फाइंड आउट करना है। तो cos थीटा बिकम्स एफ एच अपॉन एफ, ठीक है। सो व्हाट इज थीटा, थीटा इज 60, ओके। सो cos 60 इज इक्वल टू एफ एच अपॉन एफ। सो व्हाट इज एफ एच, एफ एच इज एफ cos 60, right, and sin theta is opposite side upon hypotenuse, and opposite side is fv, right, upon f. So vertical force becomes f times sin of theta है 60, ठीक है। तो vertical force क्या की वैल्यू क्या है, f sin 60. So now we have shared the force F amongst the vertical and horizontal components, right. So Fh becomes F cos 6 theta and Fv becomes F sin theta, ठीक है। तो अभी ये याद रखो, देखो ये F है, तो 60 के अलोंग इसको अगर लेके जाना है, ठीक है, ये F को 60 के अलोंग इस साइड पे लेके जाना है, तो क्या लगाएंगे हम, cos थीटा, और दूसरी तरफ लेके जाना है यहाँ पे, तो क्या रखेंगे हम, sin 60, ठीक है। सो व्हेन वी हैव टू टेक दिस आर्म 60 डिग्री, जो एंगल मेंशनड है उसके अलोंग नीचे लेके जाना है इसको, अगर ऐसे अगर नीचे लेके जाना है अलोंग दी एंगल, तो वहाँ लगेगा cos थीटा, और दूसरी तरफ उसके परपेंडिकुलर तरफ लगेगा sin थीटा। तो यहाँ पे देख लो, mg को अगर हमें नीचे की तरफ लेके जाना है इस तरफ, ठीक है, अलोंग 30 डिग्री जो एंगल मेंशनड है, ठीक है। तो ये क्या होगा कि यहाँ पे होगा mg cos थीटा, और उसकी जो परपेंडिकुलर है, उसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट ये यहाँ पे, ये क्या होगा, mg sin थीटा, ठीक है। अभी हमने देखा कैसे कैलकुलेट करते, तो ये बन गया इसका एफबीडी, और कोई भी फोर्स नहीं है यहाँ पे, सिर्फ mg sin थीटा के वजह से ही ब्लॉक नीचे की तरफ जाएगा, ठीक है, ओनली बिकॉज ऑफ दिस फोर्स। एंड mg cos थीटा इसके लिए एक नॉर्मल रिएक्शन देगा ग्राउंड, ठीक है। तो उतना ही होगा mg cos थीटा, मतलब सॉरी यहाँ पे नहीं, ऐसे बनेंगे नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। तो अभी इस ब्लॉक को है हम लोग क्या करते हैं, सीधा करेंगे, बिकॉज एफ ऐसे नहीं टेढ़ा बेढ़ा नहीं बनाते,
मैं आपको समझने के लिए अभी इसको टेढ़ा बनाया, लेकिन विल मेक इट स्ट्रेट, ठीक है। नाउ व्हेन वी मेक इट स्ट्रेट, तो यहाँ पे देखो एम जी ऐसे है 30 डिग्रीज पे इंक्लाइन, यहाँ एम जी कॉस थीटा है, यहाँ एम जी साइन थीटा है। देखो अभी हमने जो ये इंक्लाइंड फोर्स है इसको कंपोनेंट्स में बांट दिया, तो बांट दिया तो ओरिजिनल वैल्यू रहेगी क्या? नहीं रहेगी, तो उसको हमने ऐसे बांट दिया है, तो अभी यही दो फोर्सेस रहेंगे, ठीक है। और ऊपर की तरफ फोर्स है नॉर्मल रिएक्शन बाय द सरफेस, ठीक है। क्यों नॉर्मल रिएक्शन दिया है? देखो ब्लॉक नीचे की तरफ मूव हो रहा है, लेकिन ग्राउंड के अंदर जा रहा है क्या? नहीं जा रहा है, ग्राउंड इज कीपिंग इट इन दैट सेम पोजिशन, ठीक है, वर्टिकली फ्रॉम द ग्राउंड। सो इट मस्ट अप्लाई सम नॉर्मल रिएक्शन, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स को होना चाहिए, राइट। सो दैट इज वाई द नॉर्मल रिएक्शन। तो इस पर अगर अभी कैलकुलेट करेंगे तो द ब्लॉक विल मूव डाउनवर्ड्स बट नॉट इनसाइड द ग्राउंड, ठीक है, ये कंक्लूजन आता है। तो इस पर अभी आप न्यूटन के सेकंड लॉ लगा सकते हो, ओके। दिस इज द फाइनल आंसर, एफ बी डी, ठीक है। सो आई होप दैट्स इट फॉर टुडे, और इतना काफ़ी। क्वेश्चन नंबर 3 हम करेंगे अगले लेक्चर में, ठीक है। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नाउ वेरी क्लियरली, क्या होता है, क्यों अप्लाई करते हैं। फिर भी अभी आपको नहीं समझा तो आप वापस पूछ लो, ठीक है। आई कैन रेफर यू सम मटेरियल, या फिर मैं वापस आपको एक्सप्लेन करूँगा। एंड आई होप यू हैड फन, हमने कुछ अच्छे अच्छे डाउट्स क्लियर किए। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।